मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज की इस महत्वपूर्ण कुंडलियों में हम विचार करेंगे एक विवाहित स्त्री की जन्म कुंडली पर, जिसने कि हमको बताया कि पंडित जी मैं तो परेशान हो गई, मेरे साथ ये हो गया, मैं दुखी हो गई, मैं अपने जीवन साथी से परेशानी में आ गई, तो किस्म की बातें। और दर्शकों ये ऐसा है कि एक दूसरे का पर दोष रोपने की अगर किसी पति से पूछो तो अपनी पत्नी के बारे में बताएगा, पत्नी से पूछो तो पति के बारे में बताएगी, क्योंकि विधाता ने सृष्टि इसी हिसाब से रखी है कि लग्नेश के सप्तम स्थान पर हमेशा शत्रु ग्रह होता है। अगर ठीक ग्रह हो, ठीक ग्रह की स्थिति हो तो दाम्पत्य जीवन मधुर बन जाता है, और ग्रहों की अशुभ स्थिति हो तो वही नरक तुल्य बन जाता है। दूसरे पर आरोप लगाने से पहले, चाहे स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, पहले अपने अंदर झांक के देखो कि आपकी कुंडली क्या कहती है। आपके जो प्रारब्ध में कर्म थे, पूर्व जन्म में जो कर्म थे, उसके आधार पर तो ही आपकी कुंडली की रचना बनी है। जैसा कर्म करके आप आए हो वैसा ही आपको संतान मिलेगी, वैसा ही जीवन साथी मिलेगा। तो पहले अपनी कुंडली का अध्ययन कीजिए कि आपने अपनी कुंडली का अध्ययन क्या किया, आपके माता पिता ने क्या किया। अपने घर में तो झांकिए कि आपकी कुंडली क्या कहती है। दूसरे अपने पति या दूसरे की कुंडली देखने के बाद में जाइए, पहले अपना तो देखिए। अगर आपकी कुंडली ठीक है तो आपको योग जीवन साथी ही मिलेगा। जैसे आप कर्म लेके आए हो, चाहे पुरुष हो या कन्या हो, आपके कर्म के आधार पर संतान, कर्म के आधार पर या जो कर्म के आधार पर पति, कर्म के आधार पर सुख मिलता है। तो सबसे पहले अपनी कुंडली देखना अनिवार्य है। आइए विचार करते हैं उस स्त्री जाति की कुंडली में। शुभ अशुभ योग तो बहुत होते हैं कुंडली में, लेकिन हम इस छोटे से वीडियो में हम सिर्फ विचार करेंगे सुख और संतान। सुख में हम विचार करेंगे घरेलू सुख और जीवन साथी का सुख, और संतान कैसी होगी वो भी हम विचार करेंगे। सिर्फ दो बिंदुओं पर विचार करेंगे। दर्शकों आपका लगन कोई भी हो, यह लगन का भाव है। मैं हमेशा बताता हूं, कोई दर्शक नया होता है कि उसको पता है लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करते हैं। यह सप्तम भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है और रोजगार का भी प्रतिनिधि करता है। यह पंचम भाव है, पंचम भाव शिक्षा संतान का करता है। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का, माता का, मकान आदि का करता है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का है। दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा और पिता का सुख का होता है, और नवम भाव भाग्य भाव धर्म भाव होता है। ये मोटे तौर पर एकादश भाव आमदनी का भाव है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, और छठा भाव रोग ऋण का भाव है। मैंने आपको मोटे तौर पर बताया। अभी विचार करते हैं कि उस स्त्री की कुंडली क्या कहती है। सुख के लिए चतुर्थ भाव देखना जरूरी है, और जीवन साथी के लिए सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव, क्योंकि द्वादश भाव सहवास का सुख है। जब शादी हो गई और सहवास में मधुरता ही नहीं रही तो सुख कैसा होगा। जिसकी जन्म कुंडली है जातक का द्वादश भाव ये है, और उसके जीवन साथी का द्वादश भाव छठा भाव है। तो इस कुंडली में दोनों ही देखेंगे। जब इस जातिका को सुख नहीं मिल रहा तो जीवन साथी को भी सुख कहां से मिलेगा। ताली तो दोनों हाथ से बजती है। जैसा मैंने पहले बताया, अपने प्रारब्ध के अनुरूप बालक जन्म लेता है, वो एक अलग बात है। अब शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, अगर उससे संबंधित उचित और अनुकूल उपाय किया जाए तो आपकी राह आसान हो सकती है। तो उपाय करना ही एक मनुष्य का प्राणी है। ये संसार जीवन ऐसा चला के रखा है, तो अगर उपाय कर लिया हो सकता है आपको राहत मिल जाए, वरना किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है जो आपको योगदान दे दे। आपको खुद कर्म करने पड़ेंगे। आप कब कर्म करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। जाति का सुख की आशा नहीं,
योग संतान नहीं, पर्व पितृदोष और शापित कुंडली है। जातिका का जन्म 8/12/1990 कृष्ण पक्ष 7 नक्षत्र मगा 4 शनिवार को हुआ। पहले यहीं से हम बात देख ले। मगा नक्षत्र चरण गणमूल नक्षत्र है, धन का नाश करता है और उनके मां बाप ने कोई उसकी शांति भी नहीं कराई। कहां गलती हुई? माता पिता की। जातिका की तो गलती नहीं, माता पिता को बच्चा होने के बाद हर माता पिता ये देखता है अब हमारा बालक कौन से नक्षत्र में हुआ, कैसे पैदा हुआ, कौन सा पाया, सोने का है, चांदी का है, सब देखते हैं। लेकिन 27वें दिन कराने का विधान है, नहीं करते तो जब भी मगा नक्षत्र आता जब शांति करानी चाहिए, कोई शांति कराई नहीं। जन्म 8/12/1990 को हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन के 10 डिग्री 50 अंश हैं। चतुर्थ भाव में मंगल वृषभ राशि में है, 7 डिग्री 57 मिनट लेकर के चतुर्थ भाव में मंगल है, जाति का मांगलिक है। छठे भाव में केतु 6 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर उच्च राशि में गुरु है, 19 डिग्री लेकर गुरु उच्च राशि में है, छठे भाव में कर्क राशि में, परंतु गुरु वक्री है। जो ग्रह उच्च राशि में होता है वक्री हो जाता है, वो नीच का फल देता है, तो उच्च नहीं माना जाएगा, नीच का ही फल माना जाएगा। सप्तम भाव में चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, चंद्रमा रोगेश है। दसम भाव में सूर्य सप्तमेश है, सूर्य दिग्बली है, दसम भाव में मित्र की राशि में है। एकादश भाव में लग्न शनि है, 29 डिग्री लेकर के 18 मिनट लेकर के विराजमान है, मृत अवस्था में है, लग्नेश मृत अवस्था में है। बुध 10 डिग्री लेकर के विराजमान है, शुक्र 1 डिग्री लेकर के विराजमान है, शुक्र अस्त है और शुक्र भाग्य भाव का स्वामी है और सुख भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। कुंभ लगन के लिए शुक्र जो कारक ग्रह है, शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र भौतिक सुखों का दाता है और कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी अस्त हो गया, 1 डिग्री स्थान पर है और सूर्य से 8-9 डिग्री पर दूरी पर है, अस्त हो गया, तो ना भाग्य साथ देगा ना कोई सुख मिलेगा। आगे बात करते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव में मकर राशि में राहु है। दर्शकों, द्वादश भाव में राहु और अष्टम भाव में राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है। क्यों, मैं आपको बता दूं। अष्टम भाव यह पड़ता है लगन से अष्टम, जीवन का और कष्ट का भाव है। अष्टम भाव का राहु स्वयं को कष्ट देने वाला होता है। द्वादश भाव का राहु सहवास सुख में कमी करता है और पंचम से अष्टम पड़ता है, संतान के लिए अशुभ माना जाता है। क्यों, संतान पंचम भाव संतान का है और संतान से 8वां भाव ये द्वादश भाव पड़ता है, वहां पर राहु वो भी अशुभ माना जाता है, प्रबल माना जाता है। और द्वादश भाव जिसकी भी कुंडली है उसके लिए सहवास सुख का भाव है, खर्चे का भाव है। तो यह ग्रहों की स्थिति रही। अभी 1 मिनट थोड़ा सा बात विचार कर लेते हैं। जातिका का जन्म कुंभ लगन में हुआ। कुंभ लगन के स्वामी शनि देव हैं और ग्रहों की पंचायत में शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। कुंभ लगन वालों की स्मरण शक्ति याददाश्त बहुत अच्छी होती है, वो स्पष्ट वक्ता होते हैं और वो देश काल परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते, जो मर जाए स्पष्ट बोल देते हैं। उनको ये भी नहीं सोचते कि मैंने कब क्या कहना है। और प्राय ऐसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका जीवन संघर्ष में ही व्यतीत होता है, कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और ये घबराते नहीं, उसको पार कर जाते हैं। एकादश भाव में साधारण तौर पर जब लग्नेश होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, धन की कोई कमी नहीं होती और वाहन अच्छे मिलते हैं, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु लग्नेश तो मृत अवस्था में कहां से प्राप्त होगी। और लग्नेश के साथ राहु है, ये दर्शकों ये काल्पनिक रेखा है, ब्रह्मांड में रेखा नहीं है। लग्न शनि से सिर्फ 6-7 डिग्री पर राहु है, तो यहां पर शापित योग आ गया और शनि पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो गया। और राहु कौन है? राहु हमारे पितामह है, राहु हमारे पितामह का प्रेजेंटेट करता है, हमारे पूर्वजों का प्रेजेंट करता है। तो यहां पर लग्नेश पीड़ित हो गया और कुंडली शापित होगी और लग्नेश स्वयं पाप करते योग में हो गया। यहां पर राहु आ गया, यहां पर सूर्य आ गया, तो कोई सुख की आशा नहीं। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, कुंडली में सूर्य सप्तमेश है और इस कुंडली में सप्तमेश
जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है, सूर्य ग्रहों का राजा है। सप्तमेश की स्थिति दसम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा जातक अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और उसका जीवन साथी का ग्रह अगर दसम भाव में हो तो जीवन साथी कुछ नहीं सुनता, जीवन साथी बिल्कुल नहीं सुनता। कोई भी हो, आपकी कुंडली होने दो, अगर सप्तमेश दसम भाव में है तो जीवन साथी नहीं सुनता, जीवन इसलिए शुभ स्थिति नहीं मानी जाती। कोई भी कई अपवाद आ जाते हैं, कमाने वाला तो होगा परंतु सुनेगा नहीं, और अपने आप को ऐसा जातक ऊंचा समझता है, तो भाई कैसे काम चलेगा। अगर पत्नी अपने आप को ऊंचा समझेगी पति से, वो कब तक देगा। एक तो ग्रह योग ऐसा है, कंप्रोमाइज से गाड़ी चलती है, फिर अपने आप को ऊंचा समझेगा तो बात नहीं बनेगी ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा ने भी पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और सप्तम में है। जीवन साथी के पक्ष में रोग होंगे, क्यों? रोगेश का स्वामी है, जीवन साथी के पक्ष में रोग होंगे और वैमनस्य पैदा होगा, परेशानी पैदा होगी, एक दूसरे के विचार में मधुरता नहीं होगी। और चंद्रमा सप्तम दृष्टि से यहां लगन को देख रहा है, स्वयं को भी रोग होने की संभावना रहेगी, चिंता रहेगी। और ऐसी जातिका को दौड़ धूप ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ेगी। ये चंद्रमा का प्रभाव मैंने बताया, ये उस जातिका की कुंडली का प्रभाव है। उसके पति की कुंडली तो मेरे पास है ही नहीं। जब उसका खुद का ही प्रभाव ऐसा है तो हम दूसरे पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल दसम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में है, तो मंगल तो पराक्रमी हो गया। मंगल मकान का कारक है, शत्रु राशि में है, माता भूमि मकान में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। लेकिन मंगल पर राहु की पंचम दृष्टि है। राहु की 3 दृष्टियां होती है, अपने स्थान से पंचम स्थान, अपने स्थान से सप्तम स्थान और अपने स्थान से नवम स्थान। तो राहु 1 2 3 4 5, राहु पंचम दृष्टि से मंगल को पीड़ित कर रहा है। एक तो पहले ही मंगल शत्रु राशि में है, दूसरी जाति का मांगलिक है, राहु का पीड़ित होना हुआ और मंगल की चतुर्दशी सप्तम भाव पर हो गई। मंगल राहु के भी गुण लेकर के सप्तम भाव में आ गया और यहां पर सप्तम भाव में भी मधुरता की हानि करेगा। मांगलिक है, किसी ने नहीं सोचा, कोई कुंडली नहीं मिलाई, उसकी कुंडली में, पति की कुंडली में क्या होगा वो लोग जाने, कुछ नहीं मालूम। लेकिन मांगलिक है, हर आदमी सोचता है कि मांगलिक का उपचार शादी से पहले करना चाहिए। माता पिता ने नहीं सोचा, ये तो उस लड़की की क्या गलती है, ये तो मां बाप को सोचना है, मांगलिक का उपाय पहले करना चाहिए था। तो यहां पर भी हानि देगा। मंगल सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, पिता व्यवसाय के सूत्र में अच्छा होगा तो अपनी राशि को देख रहा है, और सूर्य भी वहां पर डिग्रियों में फर्क है, कोई प्रभाव नहीं। अष्टम दृष्टि से मंगल यहां पर बुध को पीट रहा है, मंगल की दृष्टि बुध पर आ रही है, शनि की डिग्रियां ज्यादा हैं, तो मंगल से बुध भी पीड़ित है और बुध पंचमेश है और दोनों शत्रु है। बुध पर भी मंगल का प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है। और बुध पर मंगल का ही अकेला नहीं, राहु ने मंगल को पीड़ित किया, वो मंगल पीड़ित है और पीड़िता को अपने ऊपर बुध के ऊपर भी डाल रहा है और यहां चंद्रमा के ऊपर भी डाल रहा है, तो यहां पर बुध भी पीड़ित हो गया। कहीं ना कहीं बुद्धि में कमजोरी आई, कहीं ना कहीं संतान के पक्ष में कमजोरी का वातावरण बना। यहीं पर मैं बता दूं, मांगलिक कुंडली का विधिवत उपाय करना चाहिए। और ऐसे जातक को हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, विवाह से पहले दोष निवारण करके, कन्या है तो कुंभ विवाह करे और पुरुष है तो अर्क विवाह करे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुंडली भी नहीं मिलाई, और तो आज हम सुख की आशा करें तो कैसे हो सकता है। क्यों नहीं किसी पंडित जी से, किसी विद्वान से संपर्क किया, जो मर्जी में आया कर लिया। हाँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, भगवान को मंजूरी इसी तरह से था। अगर मंजूर भगवान को आसान करना होता तो उसकी बुद्धि को डाइवर्ट करता, किसी अच्छे पंडित जी से कराते और उपाय करते, तो उपाय का करने के बाद शादी करती तो हो सकता था सुख भी प्राप्त करे। लेकिन देने वाला तो परमात्मा है। अब बात करते हैं बुध की। बुध पंचमेश है,
एकादश भाव में विवेक बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, परंतु अष्टमेश भी है, अष्टम भाव का स्वामी भी है ना बुध। पंचमेश तो है, अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि है, अष्टम भाव का स्वामी है। विद्या बुद्धि संतान के वृक्ष में परेशानी होगी, और पंचम भाव पाप करती योग में है, पंचम भाव मंगल और केतु के पाप करती योग में है। तो शिक्षा संतान में परेशानी आएगी, शिक्षा में प्रॉब्लम आएगी, और संतान योग कारक नहीं होगी। देगा तो सही, तो बुध और शनि देख रहा है, संतान तो देगा लेकिन योग कारक नहीं होगी, इसकी वजह से त्रुटिपूर्ण प्रभाव मिल जाएगा, संतान में भी कुछ ना कुछ योगों में कमियां मिलेगी। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंभ लगन के लिए अगर हम धन की स्थिति से देखते हैं तो गुरु वरदान है। क्यों? आमदनी के भाव का स्वामी भी है और धन के भाव का स्वामी भी है, वरदान सिद्ध होता है। और स्त्री जातक के लिए गुरु बल प्रबल माना जाता है। गुरु से भी स्त्री का, किसी लड़की का दाम्पत्य सुख का विचार करना चाहिए। गुरु उच्च राशि में वक्री हो गया, नीच का फल देगा। छठा भाव काम से गया, छठा भाव पीड़ित हो गया, केतु के साथ हो गया, निष्ठा आ गई, छठा भाव पीड़ित हो गया। और पीड़ित गुरु सूर्य को भी देख रहा है, तो वहां पर भी पीड़ित जो ग्रह होगा वो देखेगा तो अशुभता ही देगा। गुरु धन भाव का स्वामी होकर के सप्तम दृष्टि से खर्चे को देख रहा है, खर्चे को देख रहा है। शत्रु पर प्रभाव तो रहेगा, लेकिन यहां पर धनहीन योग बन गया। तो आमदनी के भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी छठे भाव में अशुभ स्थिति में हो गया, नीचता का प्रभाव दे गया, और दोनों भाव आमदनी का, इसको कहा जाता है धन योग हो गया। ऐसा जातक का सब कुछ खर्च हो जाएगा, चाहे पैतृक धरती हो, पैतृक संपत्ति हो या कुछ भी हो, सब हो जाएगा और जीवन भर भटकता रहेगा। धनहीन योग हो गया। ऐसे जातक को छठे भाव में गुरु होता है, थोड़ा सा मीठा खाने का शौक बना देता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, जैसे मैंने पहले बताया, कुंभ लगन में शुक्र बड़ा योग कारक है। तो नवम भाव का स्वामी है, नवम भाव भाग्य का, धर्म का स्वामी है, यानी भाग्य भाव समझ लो। और चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव सुख का भाव का स्वामी है। दोनों का स्वामी अस्त हो गया और 1 डिग्री है, सूर्य से 8 डिग्री प्रभावहीन हो गया, तो सुख कहां से मिलेगा? अस्त हो गया और ऊपर से मंगल और राहु का प्रभाव हो गया, तो सुख की आशा नहीं। और जातिका का ये चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, सुख की आशा नहीं। अब बात करते हैं राहु की। बचा कुचा राहु ने समीकरण खराब कर दिया। राहु मकर में है, खर्चा अधिक, अधिकांश धन का व्यय गलत फहमियों में खर्च होता है। ऐसी जाति का खर्च करके पछताती है कि मैंने तो ये खर्च कर दिया, उसको कुछ गलत फहमियां हो जाती है, उसमें कहती बाद में पछताती भी है और जीवन परेशानी रहती है। राहु पंचम दृष्टि से मैंने बताया सुख की हानि कर रहा है, सुख राहु ने खत्म कर दिया। छठम दृष्टि से शत्रु पर प्रभावी होगा, और नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि शत्रु प्रभावी होगा, नवम दृष्टि से यहां पर आयु अच्छी होगी, लंबी आयु है। ऐसी बिटिया को कष्ट अधिक भोगने पड़ेंगे। कोई लंबी आयु है, ये कष्ट तो माफ नहीं होंगे, और राहु पिता में है। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों छठे भाव में है, शत्रु पक्ष में शांति होगी, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होंगे। सप्तम दृष्टि से यहां पर नींद नहीं आती, उसको, उस लड़की को, उस कन्या को, उस विवाहित स्त्री को नींद नहीं आती, चिंता में रहती है और नींद उसकी गायब होगी। वो सोचती रहती है क्या हो गया, क्योंकि 2 बच्चे भी भगवान ने दे दिए, खुद भी है, 2 बच्चे भी है, तो नींद नहीं आती। केतु नींद नहीं आने देता। कुटुंब से परेशानी होगी, यहां पर कुटुंब का भाव भी पीड़ित हो गया, कुटुंब से भी परेशानी होगी, कोई सहयोग देने वाला नहीं होगा। ये इस तरीके की बात बनी। अब इधर को देखिए, सुख, घरेलू सुख और जीवन साथी का सुख। घरेलू सुख मैंने बताया पीड़ित हो गया, जीवन साथी का ग्रह सूर्य 10वें भाव में चला गया, सुनता नहीं। और जातिका का 12वां भाव पीड़ित है, 12वां भाव पति के साथ सहवास सुख का भाव है, कोई मधुरता नहीं, कहीं पर भी जीवन साथी का सुख नहीं। दूसरी तरफ ये जातिका का 12वां भाव है, ये उसके पति का 12वां भाव है,
सप्तम से द्वादश पति का द्वादश भाव है, ये भी पीड़ित हो गया। सती पति को भी अपनी स्त्री का सुख नहीं, तो उसका भी भाव पीड़ित है और उसका भी भाव पीड़ित है। गुरु ने दोनों, और गुरु और राहु ने दोनों ने पीड़ित कर दिया। दर्शकों, हरिवंश पुराण बताता है कि जब गुरु इस तरह से अशुभ फलदाता बनता है, यहां पर उच्च होकर के वक्री हो गया तो अशुभ फलदाता ही हो गया, और नीच दृष्टि से देख रहा है तो पूर्व जन्म के पितरों का श्राप है, ये पूर्व जन्म के पितरों का श्राप है। और शनि के साथ राहु हो गया, शापित कुंडली हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो जीवन साथी का भी सुख नहीं। जीवन साथी होना अलग बात है, जीवन साथी कमाता है, सरकारी नौकरी में है, वो अलग बात है, लेकिन उससे सुख तो नहीं है ना, सुख नहीं है। पर संतान की बात करें, प्रथम संतान पंचम भाव से देखी जाती है, पंचम भाव पाप करती योग में है, और पंचमेश बुध भी जो है पाप करती योग में है। संतान तो मिली क्योंकि बुध अपनी राशि को देख रहा है, लग्नेश भी देख रहा है, लेकिन वो योग कारक नहीं होगी। बेशक उसकी कुंडली, उसकी माता देख ले, योग कारक नहीं होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। तो पंचम भाव पाप करती योग में आ गया, और द्वादश में भाव में राहु हो गया, तो पंचम से अष्टम द्वादश पड़ता है, और बच्चे का कष्ट और जीवन का भाव अष्टम पड़ता है। जैसे हमारा अगर मेरी कुंडली है तो ये अष्टम भाव कष्ट और रोग का भाव बनता है, मृत्यु का भाव बनता है, और इसी तरह से ये बच्चे का, पहले बच्चे का अष्टम राहु पड़ता है। दूसरे बच्चे के लिए दर्शकों ज्योतिष में सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव पर शुभ प्रभाव नहीं, सप्तम भाव में रोगेश चंद्रमा और ऊपर से पीड़ित मंगल का प्रभाव, तो दूसरी संतान भी योग कारक नहीं होगी। बेशक उसकी कुंडली वो किसी पंडित जी से दिखा ले, कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि यह हमारी गुड़िया है, हमारी बच्ची है, होनहार बच्ची है, 90 की है, 33 साल हुआ है, वो अपने पति पर तो कहती है कि मेरा पति से ये हो रहा है, मेरा पति से ये हो रहा, मुझे सुख नहीं मिल रहा। अपने कुंडली क्यों नहीं देखती? अपनी कुंडली में क्या है? अपनी कुंडली तो देखो, आपके माता पिता ने क्या किया, क्या इन रोगों का निवारण किया? आपका चंद्रमा पति को पीड़ित कर रहा है, आपको भी पीड़ित कर, क्या निवारण किया? आप मांगलिक हो, क्या कुंडली मिलाई, क्या मांगलिक का उपाय किया, क्या कुंभ विवाह का अर्क विवाह किया? कोई लड़का है तो उसके लिए अर्क विवाह करना है तो कुंभ विवाह, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तकलीफ तो आएगी। दर्शकों, ऐसी कुंडलियां क्या, कोई भी कुंडली हो, मैं हमेशा बताता हूं, समय रहते हुए कुंडली का विश्लेषण किसी पंडित जी से अवश्य करा लेना चाहिए। एक से नहीं, 2 से 3 से कीजिए। कहां पर डिटर्मिनेशन है, तो उसमें भी ज्ञान का फर्क है। ज्योतिष शास्त्र गूढ़ ज्ञान है। मुझे कुछ आएगा, हो सकता है दूसरे को भी कुछ आएगा, तीसरे को कुछ आ जाएगा, आपकी राह आसान बन जाएगी, जिंदगी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ये जाति का परेशान हो रही है, और अभी मगा नक्षत्र की शांति नहीं। देखे, जन्म के टाइम पे मूल गल नक्षत्र की शांति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मांगलिक है, उसको पता ही नहीं मैं मांगलिक हूं, चंद्रमा यहां आ गया तो ऐसे ही योग मिलेंगे। और अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, 2027 तक रहेगी, तो बीमारी तो वो भी होगी और उसका पति भी होगा, परेशानियां आएंगी। तो छठे भाव का स्वामी जब सप्तम में आ जाता है तो गदर मचा देता है, क्यों? छठा भाव तो त्रिक भाव है, रोग शत्रु का भाव है, वह से रहेगा, तो कैसे मधुरता की आशा कर सकते हैं? तो दर्शकों, पहले पुरुष हो या कन्या हो, कोई अगर पुरुष अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कहता है तो मैं उस पुरुष से पहले ये आग्रह करूंगा कि भाई पहले अपनी कुंडली तो देखो, आपकी कुंडली क्या कहती है। जैसी आपकी कुंडली वैसी ही आपको पत्नी मिल गई है। ऐसे कोई कन्या हो तो बेटा पहले तुम अपनी कुंडली तो देखो, जैसी तुम्हारी क्या कुंडली है ऐसा ही तुमको पति मिलेगा। जरूरत है समय से पहले उपाय करने की, शादी से पहले उपाय करने की, दोष निवारण करने की, और ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों का दोष निवारण करके कुंभ विवाह या अर्क विवाह करे। जैसा मैंने बताया, कन्या है तो कुंभ करे और लड़का है तो अर्क करे, और फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर, कुछ ना कुछ आपको फायदा अवश्य होगा। आज मैंने इस बिटिया का, जो कि 2 बच्चे लेकर के परेशान है और उसको पति का सुख नहीं मिल रहा है, परेशानी आ रही है, उसका विश्लेषण किया। दर्शकों, आप में से भी कोई हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, जरूरत है समय पर उसको देखने की। अब इस समय पर आप देखिए क्या परेशानी होगी। जो काम शादी से पहले करना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, तो बलि का बकरा बनने के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी बात आई है तो हम मनुष्य योनि में कुछ ना कुछ उपाय तो करके देखें। शापित कुंडली है, दोष निवारण करें, गुरु केतु की दोष निवारण करें,
और शनि राहु का शापित योग निवारण करें। आंशिक काल सर्प योग है, आंशिक काल सर्प का निवारण करें। और ऐसे जातक को विवाह से पहले कुंभ विवाह करना चाहिए था, नहीं हुआ। हमारा शास्त्र बताता है नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोष निवारण करके विधिवत दोबारा मुहूर्त से शादी की रस्म दोबारा भी अदा की जा सकती है। नहीं है तो गणेश जी और मंगल की आराधना करते रहे, भोले पकड़ लो भोलेनाथ को, वही करेगा, पर दोष निवारण तो करने पड़ेंगे। और जातका को भाग्यवती लाके पहने, क्यों? भाग्य अस्त है, जिसका भाग्य अस्त होता है वो सोया ही रह जाता है, जिसको बोलते हैं ना भाग्य सोया, भाग्य सोया है। शनि का रत्न धारण करे, शुक्र का रत्न धारण करे, बुध का रत्न धारण करे, भाग्यवती लाकर यहां पर धारण करे और सूर्य को अर्घ दे। तो सूर्य ने शुक्र को अस्त किया, विधिवत अर्घ दे और अपने पूर्वजों का उपाय करे। जो आपका पूर्वज अशुभ योनि में है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई है शापित, उसकी मुक्ति जब तक नहीं होगी बेटे, आपकी राह आसान नहीं होगी। चाहे आप जितने भी अंगूठी पहन लो, जितने भी कर लो, उस मुक्ति कराने का एक ही तरीका है, नारायण बलि श्राद्ध करें। दर्शकों, मैंने आज उस बालक की कुंडली का लेकर के सिर्फ 2 पॉइंटों पर विश्लेषण किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई, तो मैं फिर कहूंगा दूसरे को भी शेयर करो, ताकि दूसरे का भी हो। और दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर, यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। ये तो वीडियो में हमने 2 ही बता दिया। जब कुंडली बनती है तो उसमें तो निचोड़ दिया जाता है, सब अशुभ और शुभ प्रभाव का प्रभाव और उनका उपाय सब लिख दिया जाता है। जो इस पर संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करता है। जरूर आपको संपर्क करें। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और हां, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा तो नया चैनल है। आपका सहयोग सब्सक्राइब में मिलेगा तो और मेरा भी मनोबल ऊंचा बढ़ता जाएगा और मैं आपकी राह आसान इसी तरह से करता रहूंगा। मैं कहता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जिसको जो प्रॉब्लम है। भाई 1-2 प्रॉब्लम के लिए तो विश्लेषण कर सकता हूं, पूरी कुंडली का विश्लेषण तो इस वीडियो में नहीं संभव है। उसके लिए तो पत्रिका लिखी जाती है। तो उसको मैं कहूंगा, अच्छा लगा शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।